जेपीएससी प्री का पेपर 1 का जो अंतिम टॉपिक है सिलेबस का, जिसको हम लोग कहते हैं मिसलेनियस या विविध। इसमें कुल मिलाकर के 8 विभिन्न टॉपिक दिए गए हैं। उन 8 में से एक टॉपिक आपका पर्यावरण संरक्षण भी है। उन 8 में से एक टॉपिक पर्यावरण संरक्षण भी है। अभी हम लोग पर्यावरण संरक्षण के टॉपिक को देखेंगे। इस देखिए, टॉपिक तो आपका पर्यावरण संरक्षण है, यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कुछ किए जा रहे हैं, क्या उपाय किए गए हैं वो। किंतु अब आप पर्यावरण जानते ही नहीं है, पर्यावरण समझते नहीं है, तो फिर पर्यावरण संरक्षण कैसे समझिएगा? आखिर किस चीज का संरक्षण करने के आपके सिलेबस में डाला गया है। इसीलिए पहले आप यूं जानिए कि पर्यावरण किसे कहते हैं, इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, और उसके बाद हम ये देखने जाएंगे कि किस तरीके से इसके प्रोटेक्शन के लिए अब तक क्या कुछ उपाय किए गए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे, वो सब भी देखा जाएगा। तो आइए पहला पॉइंट से शुरू करता हूं। फर्स्ट पॉइंट, जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण है उसको पर्यावरण कहते हैं। जीवधारी का मतलब जितने भी जीव हैं, जीव जंतु जितने भी हैं। वनस्पति मतलब पेड़ पौधा, पादप जगत। तो इन सब के चारों ओर जो आवरण है, जैसे मैं हूं, आप हो, हमारे चारों ओर जो कुछ भी हमें दिख रहा है, उसी को हम लोग पर्यावरण कहेंगे। उसी को हम लोग पर्यावरण कहेंगे। अगला पॉइंट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अब देखिए, यहां से एक पॉइंट ये निकल करके आ रहा है कि जो पर्यावरण संरक्षण आपका टॉपिक है, और भारत सरकार के द्वारा एक अधिनियम भी पारित किया गया है, एक एक्ट भी लागू किया गया है इससे रिलेटेड, जिसको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो प्रश्न यहाँ से ये आएगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कौन से वर्ष में आया? तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक कानून लाया गया, जिसको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कहते हैं। इस अधिनियम या इस कानून के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के, जीव में कौन आता है? तो पेड़ पौधा, जीव जंतु सब आएगा। जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतः क्रिया को सम्मिलित करता है। क्या कह रहा है कि जीव, मनुष्य है, कोई भी जीव है, पेड़ है, पौधा है, इसके चारों ओर जो भौतिक एवं जैविक दशाएं हैं। जैविक दशाएं मतलब जो भी जीव जंतु है, और भौतिक मतलब जैसे टेम्परेचर हुआ, सनलाइट हुआ, हवा हुआ, पानी हुआ, ये सब भौतिक ये चीजें है ना। और जीव, इनके मध्य क्या है? एक इंटरेक्शन होता है, अंतर क्रिया होता है। ये जो बारिश हो रही है, जो वर्षा है, जो जल है, इसके साथ मानवों के साथ भी एक इंटरेक्शन है। जल का फायदा मानव ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? तो ये एक इंटरेक्शन हुआ। इस अंतर क्रिया को सम्मिलित करता है पर्यावरण। यानी पर्यावरण क्या हुआ? तो जीव जगत और अजीव जगत, जीव जगत और अजीव जगत, इन दोनों के मध्य का जो इंटरेक्शन है, जो अंतर क्रिया है, उसी को पर्यावरण कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को जरा सा समझिए कि पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन आता है, पर्यावरण के घटक कौन कौन है। ये देखिए, तो कौन कौन है? तो याद रखना है कि पर्यावरण के घटक में एक घटक है पर्यावरण का जिसको बोल देते हैं अजैविक, और एक घटक है जिसको बोल देते हैं जैविक। समझ में आई मेरी बात? एक अजैविक है और एक जैविक है, यानी बायोटिक और एबायोटिक। अजैविक मतलब जिसमें जीव नहीं है, जो निर्जीव पदार्थ है, जैसे स्थल मंडल, लिथोस्फेयर, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, जल मंडल, जो जल का जो पूरा एक भंडार है वो जल मंडल, जो वायुमंडल जो हमारे ऊपर दिखता है जहाँ पे गैसेस है, हवाएं हैं, वो वायुमंडल, स्थल मंडल जहाँ हम रहते हैं वो। ये हुआ पर्यावरण का अजैविक या भौतिक घटक। समझना है बात को। और जैविक घटक कौन हो गया? तो वनस्पति, यानी प्लांट, जिसको आप फ्लोरल एनवायरनमेंट कहते हैं, या फिर जंतु। तो जंतु मतलब पेड़ पौधे और जीव जंतु, इन्हीं में तो जीव है, इसलिए जैविक घटक। और बाकी जहां हम रहते हैं, हवा, वायु, गैस, पानी, ये सब चीजें क्या हो गई? अजैविक घटक पर्यावरण के। और कहा गया कि इन सब के, ये जैविक और अजैविक घटक के मध्य जो अंतर क्रिया हो रहा है,
वही तो पर्यावरण है, उसी को तो इस विषय में पढ़ना है हमें। इन्वायरमेंट जो सब्जेक्ट है उसमें पढ़ना यही है कि पर्यावरण का जो दो घटक है, जैविक और एक अजैविक। जैविक में जीव जंतु और पेड़ पौधा, और अजैविक में जैसे तापमान हो गया, सूर्य की रोशनी हो गई, हवा हो गया, पानी हो गया, मिट्टी हो गया, ऐसी चीजें। तो ये जो अजैविक है और ये जो जैविक है, इनके मध्य जो इंट्रैक्शन हो रहा है, अंतरक्रिया हो रहा है, वही पढ़ना होता है वास्तव में हमें पर्यावरण के अंदर में। आगे बढ़िए। देखिए अभी तक मैं केवल आपको पर्यावरण समझा रहा हूँ, आपने मोटे मोटे शब्दों में दो तीन बातें जाना कि जीव जगत के चारों ओर को जो आवरण है उसको पर्यावरण कहते हैं। इसके अंतर्गत दो भाग है, दो घटक है, जैविक, अजैविक। जैविक में जीव जंतु पेड़ पौधे आएंगे, अजैविक में कौन आएगा? मृदा, वायु, तापमान, आर्द्रता, ऐसी चीजें आ जाएंगी अजैविक में। ठीक है, और हमने ये भी जाना कि ये जो अजैविक घटक है और ये जो जैविक घटक है, यानी पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु, इनके साथ अंतरक्रिया होता है, इंटरेक्शन होता है। ठीक है, अभी तक हमने यही बात जाना। एक बार मुझे बता दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? कशिश जी, कोई समस्या तो नहीं हो रही है? चलिए आगे चलते हैं, जरा सा और नीचे चलते हैं। देखिए जैविक और अजैविक पर्यावरण को मिलाने पर एक टर्म और बनता है जिसको कहते हैं बायोम। कुल मिला करके ये कहा गया कि ये जब ये सब मिल करके क्या बनता है? बायोम। तो बायोम क्या है? तो पर्यावरण का जैविक और अजैविक घटक को मिला दें तो बायोम कहते हैं उसको। ठीक है, फिर आगे चलिए। देखिए वातावरण और जीव समुदाय के मध्य पारस्परिक संबंधों को, वातावरण मतलब वही अजैविक घटक, अजैविक घटक, तो यानी वातावरण की जगह लिख देता अजैविक घटक, और जीव समुदाय यानी जैविक घटक के मध्य जो पारस्परिक संबंध है, उसी का जो अध्ययन करते हैं, उस सब्जेक्ट को कहते हैं पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। फिर से अजैविक यानी वातावरण और जीव समुदाय के मध्य के जो पारस्परिक संबंध है, मतलब किस तरीके से वातावरण जीव समुदाय को प्रभावित करता है, किस प्रकार से जीव समुदाय वातावरण को प्रभावित करता है, यानी जैविक और अजैविक जो घटक है पर्यावरण के, वो किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो वो जो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, मानो उसी को तो पारस्परिक संबंध कहेंगे ना, वही तो म्यूचुअल रिलेशन है। तो उसी का अध्ययन करते हैं एक सब्जेक्ट जिसको कहते हैं पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। एक एक लाइन समझते जाइएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि इकोलॉजी क्या है, पारिस्थितिकी क्या है। तो एक ऐसा विषय जिसके अंतर्गत हम लोग पर्यावरण के जैविक और अजैविक समुदाय के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। आगे अब नया एक टर्म आया, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी। तो एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि इकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो याद रखना, अर्नेस्ट हैकेल। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि फर्स्ट टाइम इकोलॉजी किसने इस्तेमाल किया था? अर्नेस्ट हेकेल नाम के एक साइंटिस्ट हैं, 1866 में इन्होंने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया, इकोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए इकोलॉजिकल नीके है, इसको पारिस्थितिकीय निकेत कहते हैं, हिंदी में निकेत। याद रखना है, इकोलॉजिकल नीके को किसने पहली बार इस्तेमाल किया? ग्रीनेल्स। एक ये भी एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने पहली बार इकोलॉजिकल नीके शब्द का उपयोग किया। और ओडम नाम के एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने परिभाषित किया है इसको, इसको इकोलॉजिकल नीके को। और ओडम ने कहा कि निकेत यानी नीके एक सूक्ष्म निवास है, एक माइक्रो हैबिटेट है, एक सूक्ष्म निवास है जिसमें एक ही प्रकार की जाति या उपजाति निवास करती है, उसको निकेत कहते हैं। जैसे एक ऐसा जगह जहां पर केवल कबूतर निवास करता है, एक ऐसा जगह जहां केवल
गाय बैल निवास करते हैं, उसको निकेत कहते हैं, इकोलॉजिकल डीके कहते हैं उसको, ध्यान रखना है। तो रिपीट कर लीजिएगा, रिपीट कोई चीज नहीं करेंगे आपका नहीं हो पाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। चलिए, अब यहां से एक टर्म आया पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको आप अंग्रेजी में बोल देते हो इकोसिस्टम। इकोलॉजी तो आया, एक सब्जेक्ट है, किंतु यह एक सिस्टम है, एक तंत्र है, इकोसिस्टम। आइए, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है कि इकोसिस्टम शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, तो टांसले ने, ए जी टांसले, टांसले। इकोसिस्टम शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। टांसले महोदय। कब? 1935 में। क्या मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र का? तो किसी भी स्थान के जीवीय समुदाय के जीवों तथा उनके चारों ओर जो पाए जाने वाले जीवों, पहली बात तो जीव, और उसके चारों ओर जो पाया जाने वाला अजैविक वातावरण है, अजैविक, हवा पानी, जो भी हमने बताया, के मध्य परस्पर संबंध होता है। ये फिर से रिपीट हो रहा है ये बात, ठीक है, माना जैविक और अजैविक घटकों के मध्य इंटरेक्शन होता है, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, मैं बार बार ये बात अभी कहा हूं। और इन दोनों के मध्य जो पारस्परिक संबंध है, उस पारस्परिक संबंध को ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। और इस पारस्परिक संबंध को हम लोग जिस विषय में पढ़ते हैं उसको पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। अभी तक जो चीजें आपने देखा उसको मैं फिर से एक बार समझाना चाहूंगा। एक मिनट, एक स्लाइड मुझे लेने दीजिए। जस्ट अ सेकंड प्लीज। चलिए, अभी तक जो चीजें हमने देखा, हम देख रहे थे, हमारा जो टॉपिक है वो है पर्यावरण। इसमें जो तीन चार चीजें, सबसे पहले आपने क्या देखा कि पर्यावरण क्या है, तो हमने ये बताया कि जो जीव जगत है, उस जीव का जो चारों ओर का जो आवरण है जिससे वो घिरा रहता है, उसी को क्या बोल देते हैं, पर्यावरण बोल देते हैं, राइट, उसी को पर्यावरण बोल देते हैं। फिर हमने ये बताया कि पर्यावरण का दो घटक हुआ, एक हुआ जैविक घटक, ध्यान रखना है, जैविक घटक, और एक हुआ अजैविक घटक। अभी बताऊंगा इन सब के बारे में और भी डिटेल में। जैविक में दो चीजें, कि जंतु भी आते हैं, जंतु में मनुष्य भी आता है, और पादप भी आते हैं, यानी प्लांट। अजैविक में जैसे हवा हुआ, जल हुआ, मृदा हुआ, एटसेट्रा, ये सब अजैविक है। और हमने ये भी कहा कि ये जो जैविक घटक हैं, ये जो जैविक घटक है और अजैविक घटक जो दिख रहा है आपको, इनके मध्य एक क्या है, एक विशेष प्रकार का अंतर क्रिया भी होता है, या इंटरैक्शन होता है। इन दोनों के मध्य क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। और इस अंतर क्रिया को ही, या इस अंतर क्रिया को आप एक और शब्द नाम दे दिए, क्या, तो पारस्परिक संबंध इसको कह दिया। किसके किसके बीच, जैविक और अजैविक घटकों के बीच। और इसको, इस संबंध को ही आप बोल देते हो पारिस्थितिक तंत्र, तंत्र, इको सिस्टम, ध्यान रखना है। इस म्यूचुअल रिलेशन को, इस इंटरेक्शन को बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। और जिस विषय में हम लोग इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, उस विषय को कहते हैं इकोलॉजी, पारिस्थितिकी।
अभी तक जो हमने देखा मोटा मोटी यही सब देखा। इसके अलावा एक पारिस्थितिक नीचे हमने देखा। तो जीवों के निवास स्थान को, जहाँ एक ही प्रजाति के जीव रहते हैं, उसको पारिस्थितिक नीचे कहते हैं या इकोलॉजिकल नीचे कहते हैं। इतनी चीजें अभी तक आपने केवल देखा, इससे ज्यादा कोई चीज नहीं देखा। मैं समझता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। इंट्रोडक्टरी पार्ट है केवल अभी। क्या ठीक है? समझ में आई बात? बात समझ में आई या नहीं? बताइए एक बार मुझे, कंफर्म करिए कि हाँ समझ में आया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसा आपने बताया थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अब मैं प्रयास कर रहा हूँ थोड़ा सा स्लो जाने का, लेकिन समझिए चीजें। बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट पेज। अब आइए, जो भी हम बात कर रहे थे कि पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन है, कंपोनेंट्स कौन कौन है। तो थोड़ी देर पहले अभी आपसे मेरी चर्चा हुई कि एक होता है जैविक घटक, जिसको आप बायोटिक कंपोनेंट बोल देते हो, और एक होता है अजैविक घटक, जिसको आप एबायोटिक कंपोनेंट बोल देते हो। ठीक है ना? दो बात। थोड़ी देर पर अभी हम लोग यही सब देख रहे हैं, केवल जैविक और अजैविक। अजैविक घटक में देखिए कौन कौन आता है। तो हमने क्या बताया, जीव जंतु और पादप जगत आता है। आप समझिए चीजें। तो अजैविक जो उसको उसको जो डिफ, डिफ मैंने फिर आगे फर्दर जो क्लासिफाई किया गया है जैविक घटक को, तो एक को कहते हैं उत्पादक। अभी मैं क्लियर कराऊंगा, घबराइए मत। एक को क्या कहते हैं? उत्पादक। दूसरे को कहते हैं उपभोक्ता, कंज्यूमर। अभी बताऊंगा चीजें। कंज्यूमर को भी आगे तीन भागों में, चार भागों में बांटा गया। फर्स्ट क्लास कंज्यूमर, सेकंड क्लास कंज्यूमर, थर्ड कंज्यूमर एंड ऊंचे दर्जे का मांसाहारी। और तीसरे में एक टर्म दे दिया गया अपघटनकर्ता। जैविक घटक में जरा समझने का प्रयास करिए। देखिए, तो हम बात कर रहे हैं क्या, तो पर्यावरण का जैविक घटक। जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट, इतना तो समझ में आ रहा है कि इसमें जीव जगत आता है। तो देखिए, मैं एक सिंपल एक टर्म अभी बता देता हूं। जैसे ये एक सन है, मान लिया जाए। ये क्या है? सन है, सूरज। सनलाइट की रोशनी मिलता है दुनिया को, और जब ये रोशनी मिलती है तो यहां पर एक क्लास डेवलप होता है। अभी मैं बताता हूँ, एक सेकंड। जब ये रोशनी मिलती है तो यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे पनपते हैं। सबसे पहले यही सनलाइट है जिसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, किसी और पर निर्भर नहीं होते हैं। और चूंकि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, यानी अपने लिए भोजन का उत्पादन कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें ही कहा जाता है उत्पादक, प्रोड्यूसर कहा जाता है। करेक्ट? ये उत्पादक क्या करते हैं, किससे लेते हैं ऊर्जा? सन से। यानी ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन हो गया? सूरज। इसे हम क्या बोलेंगे? ऊर्जा का अंतिम स्रोत। यानी इस संसार में जितना भी पेड़ पौधा आपको नजर आ रहा है, वो सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है, और उसी प्रकाश ऊर्जा का इस्तेमाल करके भोजन बनाती है अपने ऊपर। और उन्हीं को तो खाते हैं कौन? उन्हीं को खा करके कौन जीवित है भाई? तो शाकाहारी लोग। और चूंकि वो
इनके इनके ऊपर निर्भर है, ये सामान बना रहे हैं, मतलब भोजन तो ये बना रहे हैं, इसीलिए ये उत्पादक अब जो है उत्पादक नहीं कहला करके क्या कहलाए, उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब कस्टमर, कंज्यूमर। समझ में आई बात। और उपभोक्ता भी है 3 क्लास के। एक उपभोक्ता 1 है, उपभोक्ता 2 है, और उपभोक्ता 3 है। अभी बताता हूँ ये कौन है। और उस इन तीनों के बाद फिर आगे आ जाता है एक विशेष वर्ग जिसको कहते हैं उच्च स्तरीय मांसाहारी। समझना है बातों को, ठीक है ना। ये पर्यावरण का जैविक घटक हुए। ये उत्पादक हुए मतलब पादप जगत हुए। पादप जगत मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना सकता है, जो उत्पादन की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहा है, पेड़ पौधे हुए। और ये जो है ये जंतु हो गए, ये सब क्या हो गए, जंतु हो गए। जिसमें यहाँ पे उच्च स्तरीय मांसाहारी में कौन आता है, चील, गिद्ध, ऐसी प्रजातियां। उपभोक्ता 1 में क्या आ जाएगा, सबसे पहले शाकाहारी लोग आएंगे। जैसे प्रथम स्तर के शाकाहारी इनको बोल देते हैं, जैसे बकरी, बकरी हुआ, हिरन हुआ, ये क्या कर देते हैं, पूरी तरह से उत्पादक पर निर्भर हैं। जो बकरी वगैरह को खाते हैं वो है उपभोक्ता 2 में। और जो उपभोक्ता 2 में जो जीव उनको खाते हैं उपभोक्ता 3 में। और सबसे ऊपर में उच्च स्तरीय मांसाहारी है चील, गिद्ध। और याद रखिएगा जो आधार है, इन सब के आधार में एक और चीज है जिनको आप कहते हो अपघटक। इंग्लिश में इसको बोल देते हैं डी कंपोजर्स। इसी को आप सेप्रोफाइट्स भी बोल देते हैं, मृतोपजीवी। मृत पदार्थों पर जो निर्भर होते हैं। अब घटक में 2 चीजें आती हैं, कौन कौन, तो एक होता है बैक्टीरिया यानी जीवाणु, और दूसरा आता है कवक यानी फंजाई। अब ये अपघटन का काम कर देते हैं, मतलब ये जो चीजें हैं, मान लीजिए पेड़ पौधा जीव जंतु कुछ जो मृत हो गया, जो जमीन पे आ गया, उसको धीरे धीरे सड़ा करके खत्म कर देंगे, उसी को कहते हैं अपघटक। जो ऐसा काम करते हैं उसको क्या कह देते हैं, अपघटक। अपघटक मतलब तोड़ देना। जो जटिल कार्बनिक अणु है उसको तोड़ करके सरल कार्बनिक अणु में तोड़ देना। एक कुत्ता सड़क पर मरता है, 15 दिन छोड़ दीजिए तो उसका नामो निशान नहीं बचता है, कहाँ चला जाता है वो, तो यही वो अपघटक है, जीवाणु और कवक जो उसको साफ कर देते हैं। ये पृथ्वी के सफाई कर्मी हुए। समझ में आ रही बात। ये जो चीजें आपने देखा, सूर्य की रोशनी को अगर आप छोड़ दें, इसको अगर आप छोड़ दें, बाकी जो चीज आप देख पा रहे हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, उच्च स्तरीय मांसाहारी, अपघटक, ये सब के सब जैविक घटक है। जैविक घटक है। समझ में आई बात, आई बात की नहीं समझ में आई बात। मुझे लगता है आप जैविक घटक समझ गए होंगे। जैविक में भी उत्पादक किसको बोल देते हैं, पेड़ पौधे। क्यों, क्योंकि अपना भोजन स्वयं उत्पादन कर लेते हैं। और बाकी जो हुए वो उपभोक्ता हुए, क्योंकि वो इन पर निर्भर रहते हैं। हम्म, चलिए। तो ये जैविक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जैविक घटक में जो दिखा हुआ है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, अपघटन करता है, ये कौन कौन है, समझ में आ गया होगा। उत्पादक में कौन आ जाएंगे, तो प्लांट यानी पादप जगत। अपघटक में कौन आ जाएंगे, तो जीवाणु और कवक। और बाकी जो जीव जंतु हैं वो इनमें आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया। पारिस्थितिक तंत्र के घटक में जो दूसरा घटक है वो है अजैविक घटक, एबायोटिक कंपोनेंट। उसको जरा ये समझते हैं। इसमें 3 प्रकार के हैं। एक तो अकार्बनिक कुछ तत्व हैं। अकार्बनिक तत्व में आता है लवण, जल, लवण और गैस। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये अजैविक घटक है पर्यावरण का। कुछ कार्बनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, वसा हो गया, यूरिया हो गया, ह्यूमस हो गया। ये सब क्या है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, यूरिया, ह्यूमस, ये सब कार्बनिक पदार्थ हैं। ठीक है।
और कुछ भौतिक यानी फिजिकल तत्व हैं, जैसे प्रकाश, सनलाइट, टेम्परेचर, एयर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजें हो गई भौतिक। ये हैं पर्यावरण के दो घटक, जैविक और अजैविक। मुझे लगता है आप चीजें अभी तक समझ गए होंगे। बताया जाए, चीज समझ में आ रही है अभी तक? बोलिए। आ रही है समझ में? चलिए, अब आइए, टर्म आपको नजर आ रहा है खाद्य श्रृंखला, तो समझ लीजिए क्या है। विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वह क्रम, जीवधारियों का, जीवों का वह सीरियल, वह क्रम जिसमें जीवधारी भोज्य, भोज्य मतलब जो खाना है, भोजन है, एवं भक्षक मतलब खाने वाला है। स्वयं जीवधारी ही खाना है और खाने वाला भी कोई जीव है। जब इस प्रकार का कोई संबंध दर्शाते हैं तो उसी को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जीवधारियों का वह क्रम जिसमें जीवधारी भोज्य एवं भक्षक के रूप में संबंधित होते हैं। भोज्य मतलब खुद खाना है और उसको कोई जीव ही खा रहा है के रूप में संबंधित होते हैं, उसको खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है। रट लीजिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए क्या है, समझिएगा। फिर से वही फिगर आ गया, देखिए जो भी समझाया आपको, इसलिए दिक्कत नहीं है। ये सब जीवधारी है, मतलब जीव हैं, ये भी हैं जीव हैं, ये भी जीव है, ये भी जीव है, ये भी जीव है, ये भी जीव। अब देखिए, ये उत्पादक पेड़ पौधे हुए, ये कौन हो गए? तो पेड़ पौधे हो गए। अभी अभी समझाया आपको, उसी को उत्पादक कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। पेड़ पौधों पर निर्भर है उपभोक्ता वन, जैसे मान लिया जाए बकरी। बकरी, अब हम लोग बकरा खाते हैं, हम लोग मनुष्य को इसमें डाल देते हैं, खाते हैं ना बकरा, कि नहीं खाते हैं? मनुष्य यहाँ नहीं है, समझ आ रही है? यहाँ पे और भी कुछ चीजें आ जाएंगी जो बकरे उकरी को मार करके खा जाता है, कुत्ता वगैरह। उपभोक्ता थ्री में थोड़ा सा और बड़े लेवल के जो मांसाहारी है, जैसे सियार हो गया, लोमड़ी हो गया, ऐसी चीजें, या शेर भी ले लीजिए इसमें, एकदम ऊंचे दर्जे का मांसाहारी। और उच्च दर्जे का और है जो कि चील और गिद्ध है। अब देखिए, कोई जीव किसी दूसरे जीव के लिए खाना बन जाता है, भोज्य बन जाता है। ये भी जीव है, किंतु ये भोज्य बन रहा है इनके लिए, ये भक्षक हो जा रहा है। समझ में आई मेरी बात? तो जब जीवधारियों का ऐसा क्रम दिखाया जाता है, उसी को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ये खाद्य श्रृंखला। और याद रखिएगा, ये जैसे उत्पादक, उपभोक्ता वन, उपभोक्ता टू, उपभोक्ता थ्री, उच्च मांसाहारी, ये अलग अलग, इन्हें कहा जाता है पोषण स्तर। तो ये पोषण स्तर वन हुआ, ये पोषण स्तर टू हुआ, ये पोषण स्तर कितना हुआ? थर्ड हुआ। ऐसे पोषण स्तर है, न्यूट्रिशन लेवल है। तो अगर प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए इस फिगर को देख करके कि पोषण स्तर के सबसे निम्न स्तर पर कौन पाए जाते हैं, आंसर होगा उत्पादक। न्यूट्रिशन लेवल के सबसे निचले लेवल पे, पायदान पे कौन पाए जाते हैं, आंसर होगा प्रोड्यूसर, उत्पादक, पेड़ पौधे। याद रखना है। इसी को क्या बोल देते हैं? क्या बोल देते हैं? खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला। अब यहाँ पे सवाल कुछ और है कि आखिर इसको, जो देखिए जो मैं बताने जा रहा हूं, समझिएगा। आखिर एक लाइन और अभी यहाँ पे हमने पढ़ा कि खाद्य श्रृंखला में, यानी विभिन्न पोषण स्तरों में, इसको दूसरे शब्द में भी कह सकते हैं, विभिन्न पोषण स्तरों में
विभिन्न पोषण स्तरों में ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है। ये क्या है, इसका मतलब क्या है? ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है मतलब समझिए मेरी बात, समझिए क्या कहने का मतलब, देखिए बहुत अच्छी बात है। हमेशा उपभोक्ता वन उत्पादक को खाएगा, उपभोक्ता वन उत्पादक को खाएगा। उपभोक्ता वन किसको खाएगा? उत्पादक यानी पेड़ पौधों को खाएगा। कभी ऐसा हो सकता है क्या कि पेड़ पौधा उपभोक्ता को खाएगा? इज इट पॉसिबल? नो, नेवर। ठीक उसी प्रकार हमेशा उपभोक्ता टू उपभोक्ता वन को खाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि उपभोक्ता वन उपभोक्ता टू को खाने लगे, नहीं, ऐसा नहीं होता खाद्य श्रृंखला में। ठीक उसी प्रकार उपभोक्ता थ्री जो है उपभोक्ता टू को खाएगा, और उसी प्रकार उच्च मांसाहारी है वो इसको खाएगा। बात समझ में आई या नहीं समझ में? कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये इसको खाने लगे या उपभोक्ता टू उपभोक्ता थ्री को खाने लगे। तो जाहिर है कि जो ऊर्जा का प्रवाह भी है, ऊर्जा प्रवाह खाएगा तभी ना एनर्जी आएगा भाई, ये एक दिशीय होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हम उत्पादकों को खाते हैं तो उपभोक्ता, बकरी पेड़ पौधा खाएगा तब ना उसका शरीर बनेगा बकरी का, और बकरी खाएगा तब ना शेर का या जो दूसरे लेवल के लोग हैं उनका शरीर बनेगा। समझ में आई मेरी बात? तो ये ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय है। और याद रखिएगा कि एक स्तर से जब दूसरे स्तर पर जाते हैं, जैसे इसको एक और फिगर के जरिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मान लीजिए ये एक फिगर है, सबसे नीचे रख देता हूं उत्पादक को, उसके नीचे रख देता हूं, उसके ऊपर रख देता हूं यहाँ उपभोक्ता वन, उपभोक्ता टू और उपभोक्ता थ्री, ऊंचे स्तर के मांसाहारी जो भी हैं आगे। ये हो गया पोषण स्तर वन, ये हो गया टू, ये हो गया थ्री और ये हो गया फोर। पोषण स्तर की बात हो रही है। हमेशा उपभोक्ता वन उत्पादक को खाएगा, यानी याद रखिएगा कि ऊर्जा जो है यहां से इधर जाएगा, ऊर्जा एनर्जी खाएगा तो एनर्जी ना मिलेगा। समझ में आ रही बात? और यहीं पे याद रखिएगा कि जब ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पे होता है, जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है कहां से, तो पोषण स्तर वन से टू तक या टू से थ्री जब भी हो, तो याद रखना है कि बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का ह्रास भी होता है, लॉस भी होता है। और ये जो ह्रास है वो लगभग 90% होता है। और यहीं पे एक साइंटिस्ट हैं लिंडमन, उन्होंने एक रूल दिया कि ऊर्जा का जो ट्रांसफर होगा उसमें 10% रूल काम करता है, का सिद्धांत काम करता है। 10% कहने का मतलब कि यहां से यहां 10% एनर्जी इसको आकर के लगेगा, बाकी 90% लॉस हो जाएगा। फिर इसको जो खाएगा तो इसका 10% इधर होगा, बाकी 90% लॉस, फिर इसका भी 10% इधर। ये कहने का मतलब है, मतलब समझिए, फिर से एक बार बता रहा हूं कि अगर 10 केजी पेड़ पौधा खाएगा कोई, याद कोई, तो 1 केजी बकरी का मांस होगा। फिर 10, फिर अगर 1 केजी बकरी कोई खाएगा तो अगले पोषण स्तर पे 0.1 केजी मांस उसका बनेगा। ये कहने का मतलब हुआ, यानी हर एक दूसरे स्तर पर मात्र 10% ऊर्जा रह जाती है। एक तो एक दिशीय है, ये तो हमने देख ही लिया कि ऊर्जा का स्थानांतरण वो यूनि डायरेक्शनल है, एक दिशा, एक ही दिशा में है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे ही जाएगा। और दूसरा एक पॉइंट याद रख लेना है कि ऊर्जा 90% लॉस हो जाता है इस क्रम में और 10% रह जाता है। बात समझ में आ रही? तो अब एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए, अगर 100 किलो घास खाएगा तो 10 केजी मांस बनेगा। 100 किलो घास खाएगा तब 10 केजी मांस बनेगा।
यही ना इसका मतलब हुआ, क्योंकि 10% रह जाता है। और अगर 10 किलो मांस कोई खाएगा तो उसको 1 केजी मांस बनेगा। सोचिए चील गिद्ध की स्थिति क्या होती होगी। और अगर ज्यादातर लोग मांसाहारी हो जाएं दुनिया में, समो 2 मिनट के लिए समझिएगा, तो कितना घास फूस की जरूरत होगा, और सब पेड़ पौधा ही तो खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर दुनिया को सरवाइव करना है, 8 अरब 9 अरब आबादी है इस दुनिया की, अगर इस दुनिया को सरवाइव करना है, अगर खाद्य असुरक्षा नहीं चाहिए दुनिया को, तो शाकाहार को बढ़ावा देना होगा। क्योंकि 100 किलो घास या 100 किलो सब्जी से 1000 लोग खाना खाते, पेट भरा जा सकता है। लेकिन अगर मांस 1 किलो आप खाते हैं, लेकिन उसी 100 किलो से 10 केजी मांस होता है, क्या 10 केजी मांस से 1000 लोग पेट भर सकता है? नहीं, मुश्किल से 50 लोग पेट भर सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि अगर दुनिया ज्यादा मांसाहारी होने लगे, मांस भी तो किसी घास से ही बन रहा है ना, किसी पेड़ पौधा को खा करके ही ना मांस, आखिर बकरा का जो मांस है वो तो किसी को खा रहा है ना जी। तो 1 किलो बकरा का मांस बनने में अगर 10 किलो उसको खाना पड़ रहा है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर बड़ी आबादी की भूख को मिटाना है तो शाकाहार को बढ़ावा देना होगा। राइट, ये याद रखिएगा ये सब बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज, खाद्य जाल। अभी जो पढ़ रहे थे वो खाद्य श्रृंखला था, फूड चेन था, फूड चेन था। और अब जो पढ़ रहे हैं वो खाद्य जाल पढ़ रहे हैं हम लोग। बस इसमें बस इतनी बात फिर से इसको समझा ही देता हूँ यहीं पे, कि मान लिया जाए कि एक खाद्य श्रृंखला ए है, एक बी है, एक सी है, एक, ये सब खाद्य श्रृंखला है, एक डी है, एक ई है। अब ये जो आपस में एक दूसरे से जो जुड़े रहते हैं, उसी को फूड वेब बोल देते हैं, यानी खाद्य जाल बोल देते हैं। यानी कह रहा है, समझिए मेरी बात को, कि खाद्य श्रृंखला ए का कोई जंतु खाद्य श्रृंखला बी को भी प्रभावित करता है, और बी ए को प्रभावित करता है, फिर बी सी को भी करता है, सी बी को भी, सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और इस प्रकार विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर जो एक जाल बनता है, उसको खाद्य जाल का, उसको खाद्य जाल कहा जाता है। एक बार पढ़िए कि प्रकृति में खाद्य श्रृंखला एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं होती। सभी खाद्य श्रृंखलाएं, एक पारिस्थितिक तंत्र की सभी खाद्य श्रृंखलाएं कहीं न कहीं आपस में संबंधित होती हैं। अर्थात एक खाद्य श्रृंखला का जीवधारी का संबंध दूसरी खाद्य श्रृंखला के जीवों से होता है, और इस प्रकार अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को खाद्य जाल कहते हैं। कई सारे खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को खाद्य जाल कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? मैं बार बार पूछ ले रहा हूँ, थोड़ा सा समझने वाली बात है। ज्यादा क्लासेस अब इसमें रह नहीं गए हैं। ठीक है, हाँ जी, चलिए आगे। ठीक है, अब एक टर्म आपको फिर मिलता है, जैव आवर्धन, इसको बोल देते हैं बायो मैग्निफिकेशन। अब देखिए क्या है, बड़ा गजब का चीज है बाबू दुनिया। मैं फिर से एक फिगर बना के समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर से देखिए, ये हमने कहा उत्पादक है पेड़ पौधा, इस पर निर्भर है उपभोक्ता वन, इस पर निर्भर है उपभोक्ता, मैंने उसको खाता है उपभोक्ता टू, उपभोक्ता टू को खाता है उपभोक्ता थ्री। ये हमने अभी आपसे कहा। हमने आपको बताया कि ऊर्जा जो है, उत्पादक से यहाँ ऊर्जा का ट्रांसफर होगा,
एक ही दिशा में होगा। कभी उपभोक्ता वन से उत्पादक को ऊर्जा नहीं मिलेगा। उत्पादक को ऊर्जा कहाँ से मिल रहा है? सूरज से मिल रहा है, सनलाइट। हमने पहले ही कहा कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट। उसी प्रकार इसको भी एनर्जी जो मिलेगा, इस ऊर्जा उपभोक्ता वन से उपभोक्ता टू को एनर्जी मिलेगा, फिर उपभोक्ता टू से उपभोक्ता थ्री को एनर्जी मिलेगा। और इस क्रम में हमने ये भी देखा कि मात्र 10% रह जाएगा, मात्र 10% रह जाएगा। 90% जो है, यानी हमने उपभोक्ता टू से जितना ऊर्जा लिया उसका 90% उपभोक्ता थ्री आते आते लॉस हो गया, और बचेगा कितना? 10%। ये हमने देखा, 10% रूल देखा, यही देखा ना। अब जरा ये इसी चीज को और समझिए कि यहाँ पे तो उत्पादक वर्ग में भी तो कुछ विषैले पदार्थ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? अरे भाई, हम यूरिया, डीएपी, डीडीटी ऐसे कई रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं सब्जी उगाने उगाने के लिए, धान उगाने के लिए। तो उत्पादक वर्ग यानी पेड़ पौधों पे विषैला हानिकारक रासायनिक पदार्थों का जमाव हो जाता है पेड़ पौधों पे, यानी उत्पादकों पे। जब इस लेवल, आखिर ये इस उत्पादक को खाएगा उपभोक्ता, तो ऊर्जा के साथ साथ हानिकारक पदार्थ भी तो आ जाएगा यहाँ। आएगा या नहीं आएगा? तो रसायन भी आ जाएंगे, ट्रांसफर होंगे यहाँ। फिर इस यहाँ से यहाँ भी विषैला रसायन ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि इसको ही खा लेगा। खाली अच्छा चीज, खाली ऊर्जा थोड़ी मिलेगा, गड़बड़ चीज भी तो जाएगा, ट्रांसफर होगा। फिर उसी कर यहाँ भी विषैला रसायन का ट्रांसफर हो जाएगा। जो सबसे ऊंचे दर्जे का जो उपभोक्ता है, मांसाहारी है, वहां पे जाकर के सबसे अधिक विषैला पदार्थ जमा हो जाएगा। और यही वो वजह है कि आज के टाइम में आपको चील और गिद्ध ऊपर में नहीं दिख रहा है, क्योंकि विषैला पदार्थों की मात्रा बढ़ते बढ़ते अब वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं। इसी को जब हम विषैले पदार्थ को, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब इसको पचाया नहीं जा सकता है। ये पेड़ पौधों से शाकाहारियों में, शाकाहारियों से मांसाहारियों में, और उच्च स्तर के मांसाहारियों तक पहुंच जा रहा है ये जो विषैला पदार्थ है। तो विषैला पदार्थ पता है कैसा होता है? ये जैसे मात्र 10% रह जा रहा है ना विषैला पदार्थ का खाने, देखिए भगवान भी बनाए हैं बड़ा गजब तरीके से, ईश्वर भी। देखिए क्या है, अगर यहाँ पे 1 kg विषैला पदार्थ मात्र खा लिया, तो यहाँ आते आते ये 10 kg हो जाएगा। 10, यहाँ मात्र 10% रह जा रहा है। जो अच्छा चीज है वो 90% लॉस हो जा रहा है, और जो खराब चीज है वो 10 गुना बढ़ जा रहा है। यहाँ यही विषैला पदार्थ 100 kg हो जाएगा, और यही यहाँ 1000 हो जाएगा kg। और यही वो बात है, क्योंकि सबसे ऊंचे दर्जे का जो मांसाहारी चील गिद्ध जैसे प्राणी जीव अब विलुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि हमने इतना विषैला रसायनों का और पदार्थों का और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कि अब धीरे धीरे जो खाद्य श्रृंखला का जो अंतिम पायदान है, पोषण स्तर का जो अंतिम स्तर है, वहां पर इतना अधिक विषैला रसायन जमा हो जा रहा है कि वो अब जीवित ही नहीं रह पा रहे हैं, है ना, वो सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे हैं। इस घटना को बायो मैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन कहते हैं। जैव आवर्धन कहते हैं। किसको कहते हैं जैव आवर्धन? तो खाद्य श्रृंखला के विभिन्न स्तरों में खतरनाक हानिकारक रासायनिक पदार्थों का जमा होना, इसको जैव आवर्धन कहते हैं। और एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में खतरनाक जो हानिकारक रसायन है वो 10 गुना बढ़ जाता है। वहां पे 10% का रूल है, यहाँ पे 10 टाइम्स का रूल है जैव आवर्धन में। देखिए, ईश्वर ने अच्छा चीज 90% लॉस हो गया, मात्र 10% मिला, खराब चीज 10 गुना बढ़ा दे रहे हैं हर अगले स्तर पे। सब समझ वाली बात। डिजाइन देखिए उनका, इसी को क्या कहते हैं जैव आवर्धन। फिर से एक बार, जब जैव अति निम्नीकरणीय, अति निम्नीकरणीय मतलब प्रदूषणकारी पदार्थ, या अनिम्नीकरणीय, सॉरी अति नहीं, यानी जो डिग्रेडेबल नहीं है, जो टूटता नहीं है, जो रह जाता है खाद्य श्रृंखला के एक स्तर से दूसरा स्तर, दूसरा से तीसरा, जिसको पचाया नहीं जा सकता है, वैसे पदार्थ को पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखलाओं में विभिन्न पोषण स्तरों के माध्यम से उच्च खाद्य जीवों में स्थापित हो जाते हैं, तो उसको जैव आवर्धन कहते हैं। विषैला पदार्थ, प्रदूषणकारी पदार्थ उच्च स्तर के जीवों में जब आकर के स्थापित हो जाते हैं, उसको जैव आवर्धन कहते हैं। आगे बढ़िए, नोट, पारिस्थितिक तंत्र में
ऊर्जा स्थानांतरण एक दिशीय होती है, ये हमने देख लिया। ऊर्जा स्थानांतरण के क्रम में ऊर्जा का ह्रास होता है, और इस संदर्भ में लिंडेमान एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 10% का नियम दिया, वही 10% जो भी बताया हमने। किसने दिया? लिंडेमान ने दिया। ये प्रश्न भी बहुत बार रहा है कि 10% का नियम किसने दिया? तो लिंडेमान ने दिया। करेक्ट।